हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाले हैं यूनिट 7 के लगभग हम 203 या 204 प्रश्न पढ़ेंगे जो भी मानव शरीर क्रिया विज्ञान है उससे संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, जल्दी आप भी रिवीजन करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से आरंभ होती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है? छोटी आंत में अधिकतम भाग संपन्न होता है। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार निकलते हैं? दांत 2 बार निकलते हैं। 20 दांत 2 बार निकलते हैं। कितने? 20 दांत 2 बार निकलते हैं। अगला है, अस्थियों एवं पेशियों को कौन जोड़ता है? याद रखना, अस्थि नहीं है, अस्थि एवं पेशियों को है। तो अस्थि एवं पेशियों को जोड़ता है इनमें से टेंडन। अस्थि एवं पेशी को कौन जोड़ता है? टेंडन। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अस्थियों में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से बनी होती हैं। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग जो है वो सबसे लंबी होती है। मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है और यही सबसे बड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है, कीलक होती है, खोखली होती है, थोड़ी संदरी होती है। तो सक्रिय होती है मनुष्य के शरीर की जो पैर की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पे पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि, तो ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में। भुजा होती है ऊपरी, वहाँ पे ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पैर की हड्डी नहीं है? इनमें से कौन एक पैर की हड्डी नहीं है? ह्यूमरस पैर की हड्डी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज है सबसे छोटी हड्डी और ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में कौन ले जाता है? मतलब जो ऐसी रक्त वाहिकाएं जो शरीर से साफ रक्त को ले जाती हैं क्या कहलाती हैं? एक सेकेंड रुकिएगा। तो इनको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या कहलाती हैं? फुफ्फुस सिरा कहलाती हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाएं रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं। लोहित कोशिकाएं किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? लोहित कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। लोहित। अगला क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन अगर शरीर में होता है तो रक्त नहीं जमता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसको बोलते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी बनती है? लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कोशिकाओं को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को। किसको? प्लीहा को बोला जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने किया था सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से है पेसमेकर का संबंध।
अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर क्या काम करता है, किससे संबंधित है? तो ये दिल की धड़कन को प्रारंभ कर देता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक भी हृदय से संबंधित है। अगला है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? किसकी भित्तियों पर दबाव डलता है? तो धमनियों की भित्तियों पर जो दबाव डलता है उसको रक्तदाब कहते हैं। अगला है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो जब व्यक्ति सोता है तो रक्तदाब उसका कम हो जाता है, तो घट जाता है। अगला है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन है? मतलब जो रुधिर को नापता है उस यंत्र को क्या बोलते हैं? तो वो बोला जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। अगला है, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। अगला है, लब 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 डब की आवाज़ किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। इसके अलावा ये 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो इस नंबर पर हाई लिख कर नंबर सेव करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। अगर आपने अभी तक इस पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके मैसेज कीजिएगा हाई लिखकर। MBPSC प्रीलिम्स की 2500 MCQ की टेस्ट सीरीज़ आप परचेस कर सकते हैं 399 रुपये में। बहुत ही शानदार टेस्ट हैं ये, और इनको बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। जैसे कि सिलेबस में यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, वैसे ही इनको बनाया गया है। फुल लेंथ टेस्ट है ये, तो आप 399 रुपये में इसको परचेस कर सकते हो। रिव्यू मैंने 2-3 वीडियो टेस्ट के बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? हृदय को एक बार जब धड़कता है तो 0.8 सेकेंड लगता है। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड समय लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय कितने बार धड़कता है? तो प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ मानव हृदय में होते हैं। कितने? 4। नाड़ी दर को कहाँ से नापा जाता है? तो नाड़ी दर को नापा जाता है धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm व 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तदाब क्या होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो दिल है वो लगभग कितनी बार धड़कता है? एक पूरे जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितने बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का काम क्या होता है? तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है, पंपिंग स्टेशन की तरह ये काम करता है। शरीर की विशालतम धमनी को क्या बोला जाता है? एरोटा। शरीर की विशालतम धमनी क्या कहलाती है? एरोटा शरीर की विशाल धमनी कहलाती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की विशाल धमनी क्या कहलाती है? एरोटा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो जितना शरीर का वजन होगा उसका 7% होती है रक्त की मात्रा। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है रक्त का औसत आयतन। अगला है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा होता है शर्करा का पाचन। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा। रुधिर दबाव मापक यंत्र किसको कहते हैं? तो रुधिर दबाव मापक यंत्र, एक सेकेंड रुकिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दबाव यंत्र होता है। 11वीं ये हमने पढ़ लिए थे। एक सेकेंड, शरीर की विशालतम ध्वनि है एरोटा। मानव शरीर में शरीर का वजन का 7%।
मुख में शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? टायरिन के द्वारा। इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपको ये बताना है इनमें से कौन है जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखो, आंत भी है, आंत भी है, यकृत भी है, पित्ताशय भी है, लेकिन कारणीय कहाँ का आंख का हिस्सा होता है? तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से अवशोषित होते हैं अधिकतम पोषक तत्व। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो होती है एंजाइम की। पेट में अगर भोजन को पचाना है तो किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मनुष्य के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। तो एक्स इसमें से क्या होगा? तो एक्स होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पर सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन उदर से आरंभ होता है या छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन का जो चूषण करता है वो है यकृत। यकृत मतलब लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन किसको किस में बदलता है? पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्लों में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है। पित्त कहाँ पर जमा होता है? पित्त कहाँ पर जमा होता है? यकृत में, पित्ताशय में, प्लीहा में या ग्रहणी में? तो पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? पित्त का प्रमुख काम होता है वसा का पायसीकरण। पित्त क्या करता है? तो पित्त वसा का पायसीकरण करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में ऊंचाई पे जाएंगे तो आरबीसी की संख्या क्या होगी? ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम क्या होता है? तो सफ़ेद रक्त कण क्या काम करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है। रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त हृदयाणुओं या WBC की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? तो मनुष्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल्स। WBC की कौन सी किस्म मनुष्य में सबसे ज़्यादा होती है? न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कौन सी प्रक्रिया आरंभ होती है? पट्टिकाणु, जीवद्रव्य, WBC या RBC? कौन प्रारंभ करता है मतलब प्रतिक्रिया को? क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये WBC रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, तो यही जो है वो रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होकर प्रतिक्रिया को प्रारंभ करता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो लैंड स्टीनर और वियनर ने लगाया था। और जो ये पता जो लगाया था वो बंदर पे लगाया था। सबसे पहले पता किस पर? बंदर पे। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं मापी जाती? किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं मापी जाती? AB रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं मापी जाती। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है और AB में एक भी नहीं पाई जाती। किस रक्त वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन O में नहीं पाया जाता है। O में क्या नहीं पाया जाता है? एंटीजन। O किसी को भी रक्त दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये होता है संक्रमण के विरुद्ध। अगर कोई संक्रमण हो जाता है तो एंटीबॉडी उसके विरुद्ध काम करती है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम।
RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो अगर RH प्लस पुरुष होगा और RH नेगेटिव महिला होगी तो वो शादी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक कहलाता है? मतलब जो सभी को ही रक्त दे सकता है, तो वो सभी को ही रक्त ग्रहाता कह रहे हैं, ग्रहाता मतलब सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, तो वो है AB। AB सभी को ग्रहण कर लेते हैं। AB रक्त वाले वर्ग व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, मतलब प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? O समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? केवल O से ही ले सकता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उसके पुत्र का क्या हो सकता है? तो उसके पुत्र का हो जाएगा B। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो पुत्र का कौन सा हो सकता है? B हो सकता है। अगला है, कोई B प्रकार के रक्त वाला किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? तो वो AB या A को कर सकता है। अगला है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र होते हैं? तो किस में होते हैं जो आपको भूख लगने का एहसास दिलाते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। अगला है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र होता है। कौन? सेरेब्रम होता है दिमाग में बुद्धि का केंद्र। सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? दिमाग, नाड़ी, हृदय या यकृत? तो सेरेब्रम दिमाग से संबंधित होता है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। अगला है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शारीरिक क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो वो है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के मेरुदंड में कितने जोड़ी तंत्रिका होती हैं? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो राइबोसोम में, लाइसोसोम में, हरित लवकों में या माइटोकॉन्ड्रिया में? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है 16%। बाहर जो श्वासोच्छ्वास में जो बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती कितनी होती है? 16% होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो 38 अणु ATP का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट में अगर मनुष्य की सांस ले 16 से 18 बार। 1 मिनट में सांस कितनी लेता है? 16 से 18 बार लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? ऊर्जा में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा में परिवर्तन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वायु श्वसन कहा जाता है। फ्रेंड्स, सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट भी सब लोग किया कीजिए। कमेंट से पता चलता है कौन कौन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। किसका? पाइरुविक अम्ल का। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी जो हैं वो कहाँ पर यूरिया बनाते हैं? यकृत में यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्नावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, आंतरिक भी और बाहरी भी। मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है? तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमन संपुट में।
मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग जो है पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है मूत्र में। अगला है, अपोहन का प्रयोग किसके लिए पूरा करने के लिए किया जाता है? तो अपोहन का प्रयोग किया जाता है वृक्क को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्वेदन किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो स्वेदन जो मतलब पसीना निकलता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव वृक्क अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? जो मानव की वृक्क में अस्मरी में पाया जाता है तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, जिसके कारण वृक्क किडनी में पथरी भी बन जाती है अगर ये जमा हो जाता है तो। हेनरे का लूप कार्य किससे संबंधित है? तो हेनरे का लूप काम जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, हेनरे का लूप। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निषेचन होता है किसमें होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है। सामान्यतः निषेचन डिंब वाहिनी नली में होता है। अगला है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? अम्यूनोलेटिक द्रव होता है ये, अम्यूनोलेटिक, उसमें तैरता रहता है। दो युग्मकों के संयोजन को क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है, दो युग्मकों का संयोजन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का विकास देखना है तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग देखा जाता है। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो बीजांड सन के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है। मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियों का निरोध करते हैं कौन? जो गर्भ निरोधक गोलियां ली जाती हैं वो किसका निरोध करते हैं? अंड जो उत्सर्जन होता है उसका निरोध करते हैं। कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो जब इसमें निषेचन बहाव होता है और विकास आंतरिक होता है। अगला है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? मनुष्य में गर्भकाल 9 महीने का होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की बैसेक्टोमी कहलाती है। पुरुषों की नसबंदी क्या होती है? बैसेक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुईस। क्या था प्रथम परखनली शिशु का नाम? लुईस था। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो ये बताता है, क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मतलब जिसमें वाहिनी नहीं पाई जाती है, अंतःस्नावी ग्रंथि है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्नावन को क्या बोला जाता है? हार्मोन बोला जाता है। इनमें से कौन अंतःस्नावी ग्रंथि नहीं है? यकृत अंतःस्नावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सब अंतःस्नावी ग्रंथि हैं। अंतःस्नावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्नावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर रस होता है, ग्रंथि नहीं होती, बाकी अग्नाशय, थायराइड, यकृत ग्रंथि होती हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं और ये सबसे छोटी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? अभी बताया था, पिट्यूटरी है। अगला है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी होती है? जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ग्रंथि यही होती है, पिट्यूटरी। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। किसकी लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के 150 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार प्रश्न थे, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऐसे ही यूनिट 7 के जो अंतरिक्ष विज्ञान हैं और जो कृषि से संबंधित एक टॉपिक, एक तो वीडियो मैंने करा दिया, एक और लेके आऊँगी, और स्वास्थ्य नीतियों से संबंधित एक वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।